अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पहले तो मैं तमाम उन शहर के खैर ख्वाह हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इस तरीके के प्रोग्राम में लोगों को जमा करना, मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनको मालूम है बहुत कठिन काम है। अगर यही कोई अभी मुशायरा होता, कव्वाली होती, दावत होती तो शायद हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने आप लोगों को इस काम के लिए यहाँ पे जमा किया है, और ये काम जब तक चलेगा या आखिरत में निजात का जरिया बन जाएगा। मैं पढ़ रहा था कि रमज़ान में ऐसा होगा कि जहन्नम से निजात दी जाएगी, रोज़ हर रात में जहन्नम से हज़ारों लोगों को निकाला जाएगा। तो मैं चर्चा कर रहा था कि भाई अभी जब जहन्नम में लोग गए नहीं तो निकलेंगे कैसे। तो जो अमाल नामे हमारे लिखे जा रहे हैं, किसी अच्छे काम को लेकर हम काम में बैठते हैं, उस काम को करते हैं, और जब वो काम हमारा चालू हो जाता है, ये आज बुनियाद रखने जा रही है, जब ये बुनियाद का काम शुरू हो जाएगा और ये काम जब तक चलता रहेगा, क़यामत तक काम चलता रहेगा, तो इसका सवाब जरिया हमको मिलता रहेगा, और उससे हमारे अमाल नामे में नेकियां बढ़ती रहेंगी, गुनाह कम होते रहेंगे, जहन्नम से निजात का एक हमारे लिए ज़रिया बन जाएगा। तो काबिले इस्तक़बाल है वो लोग जो आज अपना इस कीमती वक्त को उस प्रोग्राम के लिए लगाए हैं, जो शायद खंडवा में इस तरीके का प्रोग्राम पहली बार हो रहा है। मेरे एक दोस्त ने उसको फ़ोन किया, एक रिश्तेदार का वलीमा है और एक प्रोग्राम भी है, समझ में नहीं आ रहा है कि किधर जाऊँ। तो मैंने बोला 70 साल बाद मेरे को ऐसा लगता है कि किसी ऐसे प्रोग्राम के लिए हम जमा होने जा रहे हैं। वलीमा तो हम कभी भी कर लेंगे, क्योंकि हमारा तो काम शादी खाना आबादी है, शादी करना, खाना करना, आगे बढ़ते रहना, हमारी पूरी मिल्लत इस काम में लगी हुई है। मैं अपनी बात का आगाज़ कुछ इस तरह से करता हूँ कि कौन कहता है कि हर शख्स फरिश्ता हो जाए, कौन कहता है कि हर शख्स फरिश्ता हो जाए, आदमी थोड़ा सा इंसान जैसा हो जाए, और आंधियों को गुमा है कि बुझा देगी चिरागा, और चिराग को जिद है कि थोड़ा सा उजाला हो जाए। इतने बड़े अंधेरे में हमने कोशिश करने की कोशिश की है, ताकि उस कौम में जिसमें इकरा उतरी हो, जिसमें इमामत की बात की गई हो, उसकी हालत देख के ऐसा लगता है कि क्या होने वाला है। हर आदमी फिक्र कर रहा है। जब व्हाट्सअप हम खोल के देखते हैं तो हर आदमी चाहता है कि ये बंद कर दो, ये बंद कर दो, इदारे खोल लो, ये कर दो, वो कर दो। करेगा कौन? पैसे इकट्ठे कर लो, 1-1 रुपया लो, 30 करोड़ रुपये इकट्ठे हो जाएंगे, करेगा कौन? रोज़ आप देखेंगे एक नई बात होती है। अल्लाह ने कुछ लोगों को जमा किया, फिक्र डाली, और वो जितना काम ताम जाम देख रहे हैं आप, ये सब उन जो अभी मेंबर यहाँ जो प्रोग्राम होगा इसमें हमारे 2 मेहमान हैं, उनसे बात होगी। उसके बाद में हमने शहर के कुछ मुअज़्ज़िज़ लोगों को एजाज़ के लिए बुलाया है, बिरादरीन के जो मुखिया हैं उनको एजाज़ के लिए बुलाया है। इनके टाइम पे हमारे जो वर्चू सोसाइटी के वर्चू एक्शन में हम सोसाइटी जो बना रहे थे, हम हेल्पिंग हैंड वाली बना रहे थे। जो मदर टेरेसा का जो मोटो है हेल्पिंग हैंड, उसका है हेल्पिंग हैंड आर बेटर देन प्रेइंग लिप। जो दुआएं मुंह से निकलती हैं या होठों से निकलती हैं, उससे जो हाथों से मदद होती है वो बेहतर होती है। तो हाथों से मदद कैसे शुरू हो जाए, बातें बहुत हो चुकी हैं, बड़े बड़े मुफस्सिर आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन काम कैसे हो जाए इसको प्लान करने के लिए हमने प्लान किया है। और पूरे काम को हमने क्या किया है, जमा करने की कोशिश की है कि मिल्लत में से कितने काम है जिनका किया जाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमने क्या किया, हम जगह जगह घूमे कि जो लोग अकोला महाराष्ट्र से आए, हमने इनका काम देखा, रोटी बैंक का, कपड़ा बैंक का काम देखा, इनका हेल्थिंग का काम देखा। औरंगाबाद गए, औरंगाबाद में हमारे मिलने वाले थे, हमने बोला वहाँ हॉस्पिटल कैसा चलता है। स्कूल तो हमारे रिजिम का काम था, हम 35 साल से नौकरी कर रहे हैं, स्कूल चलाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतराफ़ में 4 स्कूलें खुलवा दी हैं, और आने वाले टाइम में कोने कोने में अपनी स्कूलें करा देंगे इंशाल्लाह। हम ये चाहते हैं कि निमाड़ के लोग आपस में एक दूसरे से जुड़ के काम करने लग जाए, जैसे आज खरगोन से भी, बुरहानपुर से भी, बूंदी से भी लोग आए हुए हैं। हम ऐसा टर्नओवर बना लें कि जब भी जहाँ कोई भी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग भी वहाँ जाएंगे और आएंगे। हम लोग अभी एक जगह एजुकेशन के प्रोग्राम में भी जमा थे, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत की गई, लेकिन अभी रुझान वो नहीं है, और रुझान एक दिन में नहीं आता क्योंकि काम हुआ नहीं है। मैंने मेरे साथियों को बोला कि स्कूल का जब हमने प्रोग्राम 2015 में पहली बार इफ्तिताह में किया था, 250 कुर्सी लगाई थी और 50 लोग आए थे,
हमको लगा कि लोग आए नहीं है, लेकिन लोग आते गए, कारवां बढ़ता गया। अब 2 दिन हमको प्रोग्राम करना पड़ता है और हमारे यहाँ जगह भी नहीं रहती खड़ा होने की, क्योंकि वो चीज़ें आज तक डाली नहीं गई है। जब इसका मज़ा जिनको आ जाता है तो मज़ा ही कुछ और होता है। और ये मज़ा जो एक्चुअल में ये पागलपन का होता है। अगर कोई कहे कि ये काम क्यों कर रहे हो तुम, तो एक्चुअल में ये पागलपन है। सोशल काम करना, किसी की मदद करके निकलना, ये आसान काम नहीं है सब। और आज के दौर में तो बहुत ही कठिन काम है, जो लोग काम करते हैं उनको मालूम है। लेकिन अल्लाह ने इस काम के लिए हमको मुंतखब किया, ये बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं बहुत सारी दिक्कतों में उलझा, स्कूल की बहुत सारी जांचें चलती रही, अल्लाह ने उससे बरी किया और अल्लाह ने अपने घर में मेरी हाजिरी कराई। मैंने वहाँ खड़ा होकर दुआ मांगी, हराम में भी मांगी, अल्लाह के वसल्लम के रोज़ा में मांगी कि अल्लाह ताला जितने हमारे सारे काम हैं उन सारे कामों के लिए तो कोई ऐसा रास्ता बना दे, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बना दे जिस प्लेटफॉर्म से हम सारे काम को एक जगह जमा कर लें, और जमा करने के बाद हम क्या करें, उससे एक आउटपुट निकाल लें। तो कौन कौन से काम हो सकते हैं हमको उनको मुंतज़िम करने की हमने यहाँ पे कोशिश की। ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है, काम शहर में बहुत हो रहा है, टुकड़े टुकड़े में हो रहा है, लेकिन क्या काम आउटपुट में कहीं दिखता है हमको? क्या उसी को कैसे मुंतज़िम किया गया, इसलिए हमने जुबैर नदीम साहब को मदू किया है। बार बार होता है कि हमारे अखलाकियात डाउन हो रहा है, अखलाकियात की वजह से हमारे पास इतनी सारी हमारी हालतें ख़राब हो गई हैं, हम भीड़ का हिस्सा बन गए हैं। तो वो अखलाकियात कैसे डेवलप हो जाए, उसके लिए हमने तुफैल अहमद साहब को भी मदू किया यहाँ पे, जिनको हम जम के बैठ के सुनेंगे। आज आपके ये 2 घंटे इंशाल्लाह आखिरत के निजात के लिए आप कामयाबी के जरिए बन जाएंगे। और जम के बैठना और जम के सुनना अपने को उसको। हमको ऐसा लगता है कि फिक्र क्यों करना चाहिए। घरों के बीच में हम बैठते हैं, 150 का स्टाफ रहता है, जब बात करते हैं वो कहते हैं भाई तुम्हारे लोग मार्केट में आके दूसरे काम क्यों नहीं करते, वो सोशल वर्क क्यों नहीं करते जिनकी आज तुम्हारे समाज को भी जरूरत है। तुम्हारे यहाँ बाकी आधा ईमान है और गंदगी शुरू हो जाए तो समझ जाओ मुस्लिम का मोहल्ला आ गया। जितनी चीज़ें हराम है वो सब चीज़ें कर रहे हैं लोग, ना कोई रोकने वाला ना कोई समझाने वाला है। अपने अपने लेवल पे हम छोटे छोटे काम करते हैं, आउटपुट कहीं दिखाई नहीं देते। जब हमने PhD करी तो हमने देखा कि जब हम काम की बात करते हैं तो 2011 की अगर सेंसस देखें, हम जनगणना देखें, उसके बाद नहीं हुई 2021 में, मुस्लिम पॉपुलेशन 14.5% थी। मतलब अगर पूरी पॉपुलेशन को एक लाइन से खड़ा करते तो हर 7वां आदमी मुस्लिम है। पर आप अंदाज लगाओ कि हमारी क्या हालत है। सिर्फ इसलिए हालत है कि हमने हमारे जो अजदादों का जो दीन था, मजहब था, जो हमारे पीछे रवायत थे, वो सब छोड़ दिए हमने। अगर हम पीछे लौट के आ जाए तो शायद हम उसी मुकाम पे आज फिर आ सकते हैं। वो मुकाम पे कैसे आ जाएं? क्योंकि अगर मुकाम पे नहीं आएंगे तो हमारा जो माशरा है, ये जो हमारा भारत देश है, ये एक जिस्म की तरह है और उसके जितने ऑर्गन्स हैं, जितने आज़ा हैं, वो विभिन्न मजहब और जातियों की तरह है। अगर एक मजहब और एक जाति भी काम करना बंद कर देगी तो उसके लिए तो दुखदाई रहेगी, लेकिन पूरे जिस्म के लिए भी वो दुखदाई हो जाएगी। हम गैरों की निगाह में इसलिए कूद रहे हैं, गैरों की निगाह में इसलिए हम परेशान हैं। उनको लगता है कि तुम्हारा तुमसे वजूद क्या, तुमसे फ़ायदा क्या है। भाई या तो फ़ायदा पहुंचाने वाली जात बन जाओ ताकि काम में होने लग जाए। तो हम आप देखेंगे कि हमारे से ऐसा लगने लग गया कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन की कोई वक्त बची नहीं है। क्यों नहीं बची है? क्योंकि हमने सियासी समाजी शऊर जो है छोड़ दिया है। वो शऊर कैसा बन जाए उसको हमने प्लान करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। हमारे 14 लोग जुड़ के उसमें फिक्र करिए। साल भर से मेहनत के बाद भी आज प्रोग्राम को मुनक्किद करने का मौका मिला है। आसान काम नहीं है, जबकि जुमे के दिन इकट्ठा करके बयान करना आसान काम है। अगर वहाँ से तहरीक उठ जाए तो शायद खुद रिवायत भी बदल जाए, तो समाज का जो दिशा और दशा दोनों बदल जाए। वो कैसे बदला उनकी फिक्र करना पड़ेगी। हमने पूरे मुतवल्लियों को भी एक जगह जोड़ा है, इंशाल्लाह उन पर भी काम करेंगे। हमने आज बिरादरी के मुखियाओं को इसलिए बुलाया कि बिरादरियों को वापस जिंदा करो और आप बिरादरियों के साथ बैठ के काम करो, बिरादरियों की परेशानियों को दूर करो और बिरादरियों के साथ मिलकर मोहल्ले के साथ काम करो। हमने जो नज़्म बनाया है उस नज़्म में हमने एक छोटी कोशिश इंसानियत के लिए जरूरी मसाइल का हल एक प्लेटफॉर्म पे। जब मैंने जुबैर नदीम साहब से बात किया तो उन्होंने बड़ी बढ़िया टर्म दी, बोले आप इसको लिखो सोशल माहौल। आजकल अपन सामान खरीदने कहाँ जाते हैं? मॉल में जाते हैं। क्यों जाते हैं? वहाँ पे एक साथ सारी चीज़ें मिल जाती हैं। क्योंकि अगर आप एक एक चीज़ अलग अलग ढूंढने जाएंगे तो शायद ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अगर आप सारी चीज़ों के लिए एक नज़्म बनाकर एक प्लानिंग करके काम करेंगे तो सब एक दूसरे से रिलेटेड है। आपकी जितनी समस्या प्रॉब्लम्स है वो रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन की अलग है, हेल्थ की अलग है, सोशल अलग है, लीगल अलग है, एम्प्लॉयमेंट की अलग है या बेनिफिशियरी स्कीम की अलग है। आप अभी जब हम चर्चा करेंगे तो आपको लगेगा ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है और सारी चीज़ों का एक साथ हल नहीं करेंगे
डॉक्टर इलाज करता है ना, तो इलाज भले ऑपरेशन कर रहा है लेकिन बीपी चेक करता रहता है, शुगर चेक करता रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहती है। तो कैसे कनेक्टेड रहे और उनके साथ हम कैसे काम करें, तो बॉडी के हम लोगों को अलग अलग ग्रुप में डालेंगे, शहर के लोगों को हम जोड़ेंगे उसमें, हम उसमें मेंबरशिप के फॉर्म बना रहे हैं, मोहल्ला कमेटी बनाएंगे, मोहल्ले की समस्या मोहल्ला में हल होना चाहिए और मोहल्ले में से न थाने जाना चाहिए न कोर्ट में जाना चाहिए। हमने पूरे मौजू को 8 भागों में बांट दिया, जिसका पहला जो टारगेट है हमारा एजुकेशन है। जिस कौम की पहली आयत इकरा उतरी हो वो कौम जाहिल रह जाए, हैरत की बात है। इल्म हासिल करने से शऊर पैदा होता है और अगर शऊर में से ऐन हटा दिया जाए इल्म का तो शोर हो जाता है। हम एक्चुअल में शऊर से शोर की तरफ चले गए हैं, हमको वापस लौट के आना है। तो जितनी भी तरबियत के प्रोग्राम है, जब तक हम हमारा एजुकेशन का सिस्टम, सिर्फ स्कूल एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हमने सोचे हैं कि पहले लिटरेसी के लिए हम अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाएंगे। हमारे जो बड़े हैं जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ाया, अभी पढ़ने से रह गए, हिंदी अंग्रेजी कुछ पढ़ना चाहते हैं, हम उनके लिए भी कोई ऐसे सेंटर्स बनाएंगे जिसमें उनको भी कुछ ना कुछ पढ़ाई लिखाई का काम होगा। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, और आपको ध्यान करो, मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे लड़के नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चियां तो पढ़ रही हैं। अभी हम स्कूल चला रहे हैं, जो लोग स्कूल चलाते हैं उनका तजुर्बा होगा कि बच्चे लड़के जो हमारे 8वीं बाद पढ़ते नहीं है, वो लड़कों का पढ़ना ज़्यादा जरूरी है। लड़की पढ़ रही बहुत अच्छी बात है, लोगों को गुमान है कि मुसलमानों में लड़कियां नहीं पढ़ती, और मेरे को ऐसा लगता है कि लड़कियां ज़्यादा अच्छा पढ़ रही हैं। एक बार हम सोहेब जैदी के घर पे बैठे हुए थे, अखरीवाल जी डॉक्टर साथ में बैठे हुए थे, हमने ये मसला रखा कि बच्चियां ज़्यादा पढ़ जाती हैं और बच्चे नहीं पढ़ते हैं। जब शादी ब्याह की दिक्कत आती है तो हम जब लड़का ढूंढने जाते हैं तो कोई ऑटो चलाने वाला मिलता है, कोई रेडीमेड गारमेंट चलाने वाला मिलता है, तो हमको ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं हमने लड़की को पढ़ा के कोई गुनाह कर लिया। उसका जवाब सुना, उसने नहीं ऐसा मत सोचो आप, ये लड़की की जब शादी होगी और इसके निके में ऐसा आदमी आएगा जो एक ऑटो चलाता होगा, रेडीमेड होगा, क्योंकि उसको वो दोनों के बीच में थोड़ी दिक्कत पैदा होती है, क्योंकि जो जॉब करेगी किसी से बात भी करेगी उसको डाउट लगते हैं, तो ये डाउट सब चलते रहेंगे बोले। लेकिन जब उसको ऐसा लगेगा कि मेरे को जो शोहर मिला है वो कम पढ़ा लिखा हुआ है, तो वो आने वाली नस्ल में अपने बच्चों को पढ़ाने लग जाएगी और आने वाले टाइम में तुम्हारे पास बच्चे भी पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह हमने प्लान किया है कि 9 से 12 के लिए और आगे कॉलेज के लिए भी हम लड़कों के लिए कहीं ना कहीं अलग से एजुकेशन का इंतजाम करेंगे और उसको ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे ताकि वो बच्चे हमारे पढ़ें और पढ़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उनका हम प्लेसमेंट की भी कोशिश करेंगे। इस पहले वाले आज हम हमारा इतिहास भूल गए, असल बात हमारे बच्चों को नहीं मालूम कि सीमांत गांधी कौन था, हमारे बच्चों को नहीं मालूम कि अब्दुल कलाम आज़ाद कौन थे, कौन बताएगा। हम तो अब्दुल हमीद के बाद से किसी को पहचानते भी नहीं। हर छोटी जात अपने अपना सम्मेलन मनाती है और अपने अपने जो वीर हैं उनको याद करती है और एक जश्न मनाती है। हमारे यहाँ मिजाज ही नहीं इस बात का कि मुसलमानों ने आज़ादी में क्या किया, आज़ादी के बाद क्या किया और सोशल वेलफेयर में क्या काम किए, कहाँ कहाँ कौन कौन से काम कर रहे हैं। हमको उसका जब तक इतिहास नहीं बताएंगे हम पीछे सरकते जाएंगे। वो ऐसा क्या सिस्टम हो जाए कि हम अपने इतिहास को उन तक पहुँचा दें, तो उनके लिए भी हमको इदारों में काम करना पड़ेगा। 10th और 12th की कोचिंग के साथ साथ हम प्लान कर रहे हैं कि हमारी स्कूलों में कोचिंग चले, वहाँ जेई और मीन्स के लिए बच्चे तैयार हो नीट के लिए। और हमारे यहाँ से भी हमने एक बच्चे को भी मदद किया जो हमारे यहाँ से पास आउट है। ध्यान करो, आपकी डॉक्टर मसरत, डॉक्टर खुर्शीद और डॉक्टर क्या कहते हैं मुमताज़ 30 साल पुरानी बात कर रहे हो मैं, उसके बाद इतना बड़ा गैप बना, आपको MBBS डॉक्टर ही नहीं मिला, कौम में इतना बड़ा खला हो गया। अकोला वाले पूछ रहे थे, मैं बता नहीं पा रहा था। अब जाके अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे पास डॉक्टरों की टीम खड़ी कर दी है और दुआ करो उसका जो दूसरा पार्ट है इंशाल्लाह अगले साल जब हम यहाँ प्रोग्राम करेंगे तो कम से कम एक मोहल्ला क्लिनिक लेके आएंगे आपको बताने के लिए, क्योंकि टारगेट जब तक नहीं होगा काम नहीं होगा। क्योंकि अभी तक हमसे लोग कहते थे स्कूल नहीं अच्छा, स्कूल डालो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने स्कूल डलाया, 8 साल में उसको जवान करा दिया। 8 साल में हमारे पास वो स्कूल इस लेवल का है कि हमारा कोई भी अधिकारी आगे स्कूल में खड़ा होता है चारों तरफ भुचक्के की तरफ देखता है वो कि ये स्कूल है साहब। हर एतबार से हमने स्कूल को उस क्वालिटी में रखने की कोशिश की है जिसकी आज जरूरत है। तो दुआ करो अल्लाह इसको और आगे बढ़ाए। देख
कंपटीशन की तैयारी भी कराएंगे, क्योंकि देखो बच्चों को एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। ये जो जॉब हमारे बच्चे छोटे छोटे कर रहे हैं, ये 5 साल में सब खत्म होने वाले हैं। हमारी कम्युनिटी के पास जो काम है आज भी छोटे छोटे, ये 5 साल बाद आप सोचो कि काम कौन से बचेंगे कौन से नहीं बचेंगे। जब तक ऐसी प्लानिंग नहीं करेंगे हमारी जो जनरेशन है वो कहाँ जाएगी, क्योंकि हम इसके साथ एम्प्लॉयमेंट की भी बात करेंगे। प्रोफेशनल कोर्सेज की तैयारी, हमारे पास बच्चों ने यूपीएससी करके MPPSC करके कहीं ना कहीं रेवेन्यू में भी जाना चाहिए, ताकि जब भी जरूरत पड़ेगी हम बावकार कह सकते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो बड़ी बड़ी जगह, कोई SDO है, कोई तहसीलदार है, कोई नायब तहसीलदार है, कोई डिप्टी कलेक्टर है, कोई SI है। मतलब जब तक आपकी कौम के लोग प्रोफेशनल कोर्सेज की तैयारी कर करके UPSC और PSC में नहीं जाएंगे, शायद हम ये वाला काम भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो एरिया है हमारे लिए काम करने का वो है एजुकेशन। इसलिए हमने जब बैठ के फिक्र करी तो एजुकेशन से स्टार्ट करी। दूसरा जो हमारा एरिया है वो हेल्थ का है। हेल्थ के मामले में हम जीरो है। मैं डॉक्टर साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर साहब मोदी चले गए थे, हमने दुआ करी, डॉक्टर साहब वापस आ गए, डॉक्टर वाजिद साहब, और बहुत मेहनत करते हैं, बहुत फिक्रमंद आदमी है, और अल्लाह ने उनको मतलब अपने फील्ड की सलाहियत के साथ दीनदार भी बनाया है। हम बार बार कह रहे हैं कि मेरे को ऐसा एजुकेशन नहीं चाहिए कि जो अपने जो तरबियत को छोड़ के कहीं और चला जाए, या वो अपनी कौम को छोड़ के कहीं और चला जाए। वो कुछ भी बड़ा आदमी बन जाए, लेकिन वो इंसान बन के और एक अच्छा मुसलमान बन के वो खिदमत करता रहे तो हमारे काम का है। नहीं तो फिर वो अगर कोई भी बड़ा आदमी बन जाए तो हमारे कोई काम करें। हम कोशिश ये कर रहे हैं, बच्चा हमारे पास अभी नया डॉक्टर है MBBS, अभी महबूब भाई बैठे हुए, इनका बच्चा MBBS करने गया, इनका भतीजा MBBS कर रहा है। आने वाले टाइम में तुमको यहाँ MBBS की भीड़ लगेगी इंशाल्लाह। अपना खुद का जो हॉस्पिटल बनेगा वो डे केयर से शुरू होगा इंशाल्लाह, वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जाएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और जो मेरी अंतिम इच्छा है मरने के पहले तक, कि मैं चाहता हूँ इन हॉस्पिटल्स में मेरी बच्चियों की डिलीवरी मेरी बच्चियाँ करें, वहाँ कोई जेंट्स लेस मैटरनिटी होना चाहिए। ऐसा मैटरनिटी हॉस्पिटल हैदराबाद के क्रिसेंट में है, जहाँ पे बच्चियाँ 8 साल से बच्चों की एंट्री नहीं है, जहाँ उसकी बच्चियाँ बाकायदा नमाज पढ़ती हैं और उसके बाद में अल्लाह का नाम लेके सीजर से ऑपरेशन करती है। ऐसा बड़ा काम, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं काश वाला थोड़ा हूँ, मैं तो कुन फायकुन वाला हूँ, मेरा अल्लाह तो कुन फायकुन है, मैं कहता हूँ तो हो जाता है। वहाँ ये काम नहीं है कि कैसे होगा। और बहुत ज्यादा है स्कूल इस बात का, जब हम स्कूल खड़ा होकर देखते हैं तो हमको लगता है जमीन कैसे खरीद ली हमने, ये स्कूल की बिल्डिंग कैसे बन गई। आज स्कूल में 1100 से ज्यादा बच्चे और 50 से ज्यादा का स्टाफ काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और तरबियत के साथ काम कर रहा है। और शहर की जनता को मैं फिर मुबारकबाद दूंगा कि वो साना बसाना खड़ी हुई है। एक टाइम था जब दिक्कत आती थी, अब कोई दिक्कत आती थी वो खुद ही निपट लेते हैं कि हमारे जितने भी लोग बैठे हैं इनके पास कोई भी स्कूल की शिकायत लेके आता है भगा देते हैं खुद ही। उनको मालूम है काम हो रहा है, और काम करना आसान नहीं। वो लोग काम कर करके बैठे हुए, काम करना कितना कठिन काम है। जो लोग काम करते हैं उनको मालूम है काम बहुत कठिन है, लेकिन अल्लाह दे रहा है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। अल्लाह ने हमको मुंतखब किया इस काम के लिए। हमने दुआ मांगी हरम में और मदीने में कि अल्लाह वसाइल के लिए वसाइल भी तूने देना, और तू हम इन काम के लिए हमको मुंतखब करना ताकि निजात का जरिया बन जाए। हमको कुछ भी नहीं चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से बढ़िया खाते पीते अच्छे हैं। लेकिन जो खाते पीते लोग उनको समझाने जाओ कि भाई आओ काम करो, तो बोलते तुम्हारे हाथ जोड़ते कहाँ ले जा रहा हो, ये सुधरेंगे ना, उम्मीद मत रखो अल्लाह की जात से, ये सुधरेंगे। मैं यकीन मानता हूँ, मैं उसी मोहल्ले को आदर्श मोहल्ला बना के बताऊंगा जहाँ सबसे ज्यादा क्राइम है आज। ऐसा आज़म किया हमने, उसका सर्वे करा के इंशाल्लाह उसको आदर्श मोहल्ला बनाएंगे, तब बात होगी। तो हमको उम्मीद भी रखना है, अल्लाह चाहेगा तो वो जो दिन हम चाह रहे हैं वो जरूर आएंगे। नेक्स्ट एजुकेशन हेल्थ, दो ऐसी चीजें मैंने आज जितने मेरे सामने एजाजी प्रोग्राम बैठे वाले हैं, ये दो ही लोगों के, हमारे गाँव क्या लुकमान भाई बैठे हुए एजुकेशन से, समीर आयनी और मेडिकल के लाइन के, ये दो ऐसी चीजें हैं कि वास्तव में इसमें बहुत मेहनत की जरूरत है। ये दोनों अच्छे हो जाएंगे। अब अंदाज लगाओ, मेरा मोहल्लों में जाओ ना, मुस्लिम मोहल्लों में क्लिनिक और दवाखाना और मेडिकल स्टोर या खाने की दुकानें, इनसे ज़्यादा चीज़ें हमारे को मिलती नहीं। हम कैसे उससे बाहर निकलना है, हमको कोशिश करना है। ये वाला जो सबसे बड़ा काम है जिसकी हम फिक्र पाल रहे हैं। हमारे पास रोटी, कपड़ा, मकान, शादी ब्याह, छोटे काम, बड़े काम, मसाइल, इनके कोई हल के लिए कोई जगह नहीं है। हम कैसा ऐसा काम करें कि कोई भूखा नहीं सोए, कोई कपड़े के बगैर नहीं रहे, शादी ब्याह के लिए कोई परेशान। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारे जो भाई लोग परिचय सम्मेलन करते हैं, कोई तारुफी प्रोग्राम हम भी करें, ताकि जो पढ़ी लिखी बच्ची हो उनके लिए बच्चे जो हमको देख रहे हैं वो आसानी से मिल जाए। तो वो नज्म को भी हम लेके यहाँ पे काम करने के उसमें हैं। इसके अलावा
हम किसी पर्टिकुलर अपनी कम्युनिटी के लिए काम नहीं करने के लिए खड़े हैं। हम काम उसलिए करेंगे, शहर में जब भी अमन की जरूरत होगी हम काम करेंगे, शहर में जब भी कोई दिक्कत आएगी हम काम कर रहे होंगे। अगर एक लाइन से 10 मकान अलग अलग बिरादरी के लोग हैं तो हम मदद करेंगे तो 10 लोगों की करेंगे। हम एक जाई होकर क्यों नहीं काम करेंगे? हम तो कहते हैं कि जब यहाँ से बुरहानपुर में भी दिक्कत आएगी तो हम जाके काम करेंगे, घर को भी दिक्कत होगी तो जम के काम करेंगे, जाके काम करेंगे, वहाँ लोग भी यहाँ से आगे करेंगे। हम ऐसा ग्रुप बनाएंगे जिसमें डॉक्टर भी होगा, इंजीनियर भी होगा, मास्टर भी होगा, वकील भी होगा, हमारी पूरी टीम जाएगी, हम सामान भी ले जाएंगे, ट्रेन का सामान भी ले जाएंगे और जब जब जरूरत पड़ेगी हम मिल के काम करेंगे। ऐसा कैसा नज्म बन जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप उसको हम हमारे दिमाग से हम सोच लेंगे कैसे होगा। मैंने बोला ना कि जब मैं औरंगाबाद पहुंचा, उन्होंने मेरे को हॉस्पिटल दिखाया, सारे मुस्लिम डॉक्टर, सब पूरा बढ़िया काम। कौन सा हॉस्पिटल? डॉक्टर को सलीम भाई, डॉक्टर को कौन सा हॉस्पिटल था जिसमें गए थे? आइकॉन। और वो क्या नाम थे जो अपने को ले गए थे? कदीर भाई के भाई, अब उन्होंने क्या करे, फिर हम मैंने बोला एक काम करो, फैमिली इंसानियत वाले क्या काम करते हैं वो भी दिखा दो। भाई उन्होंने बताया कि हम तो ये बच्चों के लिए करते, बड़ों के लिए करते। ड्रग्स जो ड्रगिस्ट हो रहा है हमारे बच्चे भी हो रहे हैं ना, कौन फिक्र पालेगा? जितने क्राइम हो रहे हैं वो हमारे बच्चे कर रहे हैं, कौन फिक्र पालेगा? तो उन्होंने वो दिखाया। फिर एक मस्जिद में लेगा, मस्जिद काउंसलिंग सेंटर, मजा आ गया मेरे को। मस्जिद में समाय बनी हुई है रुकने के लिए, पास में हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल वालों को खाना दे रहे हैं। कोई उसका अटेंडेंट आया कि भाई मेरे को तो फीकी दाल चाहिए तो फीकी दाल बना दे रहे हैं। वहाँ मेडिकल भी है, दवा भी दिला देते हैं। वहाँ पे एक MP ऑनलाइन का सेंटर है, बेरोजगार का काम भी कर रहे हैं। वहाँ पे आपको कोई चीज़ें लालटेन की जरूरत है, फलानी जरूरत है, वो भी दे देते हैं आधार कार्ड रख के। करते करते वो मेरे से सामने पूछते कि यार अयूब खान साहब ये बताओ तुम करना क्या चाहते हो? बोला सब करना चाहता हूँ। बोले तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे कोई एक काम पकड़ो और करो उसको। तो बोला भाई एक काम पकड़ा स्कूल का, 8 साल से कर रहा हूँ, और अगर 8 साल बाद हेल्थ पे करूंगा, 8 साल बाद दूसरे पे करूंगा, तीसरे पे करूंगा तो मैं तो मर जाऊंगा, आधे काम भी नहीं होंगे। अरे मैं एक साथ सब वो देना चाहता हूँ, अल्लाह उसको जैसा चाहेगा वैसा उगा देगा। ये फिक्र लेके असल में हम वहाँ से लौट के आए और हमने प्लान बनाया आर्ट का कैसे होना चाहिए। तो ये मकसद जितने हम इसको सोशल प्लेटफॉर्म को सोशल मॉल की तरह यूज करेंगे जिससे मसला हो। नेक्स्ट हमने इसको जैसी एड लगाया हम पर लोन लेने वाले भी आते हैं, लेकिन नज्म मस्त है। हमारे पास बचत की कोई इंतजाम नहीं है, जितना लाते हैं उतना खा जाते हैं। गरीब आदमी के लिए पैसा कहाँ से आ जाए, मिडिल क्लास के लिए कहाँ से आ जाए। हमने अभी पिछली बार थोड़ी सी जकात का पैसा 1.5 लाख रुपए इकट्ठा किए थे। हमने उसमें ऐसे लोगों को पैसा दिया जो रोजगार करते हैं, और रोजगार का पैसा वो क्या करेंगे, उसको किट दिला के जो रोजगार को अपडेट करेंगे। मैंने पढ़ा कि जो जकात है वो गरीबी दूर करने का शर्तिया इलाज है। अगर हम इतने सालों से जकात दे रहे हैं तो अगर बताओ कि कितने आदमी गरीबी रेखा से बाहर आ गए, तो क्या हम ऐसा नज्म नहीं बना सकते हैं कि 10 लाख जकात आती है, 10 आदमी उधर अगले सालों जकात देने वाले हैं। जकात लेने वाला दोबारा नहीं दिखना चाहिए, अगर इसको आज जकात दिए तो अगली बार देने वाला ही होना चाहिए। ऐसा क्या नज्म हो जाए, इसकी भी हम प्लानिंग कर रहे हैं। और जो लोग जकात के फाउंडेशन चलाते हैं हमसे लगातार कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नज्म बनाएंगे इंशाल्लाह कि जकात का जो इस्तेमाल है सही होने लग जाए। अगर मदीना में जकात फर्ज हुई थी 8 महीने में कोई गरीब नहीं बचा था, ऐसा नज्म अल्लाह के वसल्लम ने बनाया था। और यहाँ बरसों हो गए, अभी रमजान शुरू होंगे, भीख मांगने वाले को भीड़ लग जाएगी। अरे एक मोहल्ला है, मोहल्ले में 10 लोग लेने वाले, 10 देने वाले, भाई 10 को देके खत्म करो ना, तुम्हारा मोहल्ला जकात विहीन हो जाएगा। देखो क्या तुमको जवाने में दिखावा करने की। जकात को पढ़ो तो एक बार कुरान में बैठ के सबसे पहले भाई बहन को देना है। जकात लेने के लिए भी हमने तैयार नहीं करा कि जकात, लोग ब्याज से पैसे लेना पसंद करते हैं, लोग हराम का पैसा लेना पसंद है, जकात का पैसा लेना नहीं पसंद करते। भाई मुस्तहिक होगा ले लो, जब पैसे आ जाएंगे बांट देना वापस। इस तरीके का नज्म बन जाए जिससे कि वो भी आसान हो जाए। इस तरीके से कुछ हम गोल्ड लोन हो सकता है, गोल्ड रख के वो लोन ले लें, 10 किस्तों में चुका दें और वापस ले जाएं। हम थोड़ा सा इसको नज्म बना रहे हैं, जिस दिन बन जाएगा इंशाल्लाह। भाई साहब का भी फोन आया था एक बार किसी के पैसे के लिए, हम इसको नज्म बना रहे हैं। अल्लाह चाहेगा तो ये भी नज्म हमारे पास, देने वाले की कोई कमी नहीं है। कोने कोने में इतने लोग बैठे हैं, अगर सही लेने वाला आदमी खड़ा जाएगा तो पैसे की कोई कमी नहीं है इस कौम में। और अगर भाई जिसके पास जितना पैसा है वो फट से निकाल के देता है, तब बहानेबाजी नहीं करता है, लेकिन लेने वाला एक अच्छा आदमी खड़ा होगा तो इंशाल्लाह जरूर देगा। नेक्स्ट बहुत ये जबान होती है हमारी। आप देखो टीवी चैनल उठा उठा के, पंजाबियों का चैनल, जैनियों का चैनल, क्या कहते हैं कोई बंगालियों का चैनल, तुमने कभी पढ़ा कि मुसलमानों का चैनल?
हमारी बात को कैसे आदमी तक पहुंचाई जाए, जो मीडिया में बात फैल रही है उसका कैसे एनालिसिस किया जाए, एनालिसिस करके उसका कैसे फेक जवाब दिया जाए, नहीं मालूम ना हमको, कौन करेगा। हमने हमारी सोसाइटी में प्रवक्ता फिक्स कर दिया है कि मीडिया से बात हमारे सेवाग अहमद साहब ही करेंगे। तो जब तक आप इस लाइन में काम नहीं करेंगे, बाकी हमारे यहाँ क्या होता है, अभी माइक आन दो, सब लोग खड़े हो जाएंगे माइक पे बोलने के लिए, तो हम माइक से दूरी बनाएं और उस आदमी को, जो जानकार आदमी है उसको खड़ा करें और उसके पास सारे तजुर्बे होना चाहिए, जिससे कि वो अपनी बात को बेहतर तरीके से रख सकता हो, ताकि जब आम जनता में जाए, हमारे हमवतन लोगों में जाए, तो उसको लगना चाहिए कि ये लोग भी कोई मायने रखते। नेक्स्ट लास्ट 2 बचे हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट और बेनिफिशियरी स्कीम। एम्प्लॉयमेंट, बगैर रोजगार के काम नहीं चलेगा। हमारे बच्चियों के हाल देख लो, कोई भी रोजगार उनके पास बचे नहीं है और कुछ करना भी नहीं चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे कारण हैं। तो हम वो रोजगार के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उनके लिए पढ़ाई लिखाई तो कराएंगे, लेकिन रोजगार की जितनी भी वांट्स जहाँ भी निकलती है, उसके लिए हमने MP ऑनलाइन खोल के रखा है। MP ऑनलाइन से हम ग्रुप पर डालते रहते हैं कौन कौन से रोजगार निकल रहे हैं, रोजगार के फॉर्म भरवाना, उनकी ट्रेनिंग करवाना और उसमें फिर उनको इम्प्लीमेंट कराना। हमारे बच्चे अगर पढ़ लिख के नेवी में चले जाते, फोर्स में चले जाते, अगर मान लो कि सेना में 7 लोग शहीद होते और एक मुसलमान भी होता, तो हमारा भी सीने 54-56 का नहीं हो जाते। आज कोई भी बात होती है, हमारे लोग सब जगह मौजूद होंगे तो क्या फायदा नहीं होगा क्या? तो हम मिल जाएं, भिड़ जाएं, ऐसे लोगों के लिए जो जिस लाइन में जा सकता है उसके लिए केयर गाइडेंस की क्लासेस चलाएं। हम लोगों ने प्लान किया है, स्किल डेवलपमेंट की क्लासेस चलाएं, जिससे कि सब चीज़ें हमारे पास आ जाए। लास्ट जरूर है, लेकिन इसको नंबर 1 पे होना चाहिए। ये बेनिफिशियरी स्कीम का है। अगर एक आदमी जाके अपने घर के 3 कार्ड निकालो कि जन्म प्रमाण पत्र क्या है तुम्हारा, आपका पैन कार्ड क्या है, आधार कार्ड क्या है, बैंक में नाम कौन सा है, आपके चारों नाम मैच नहीं करेंगे। मैं के लोग बेटे इनकी बात कर रहा हूँ, जो समझदार है, जो फिगर रखते हैं। मेरे पास जो लोग लेके आते हैं, उनके कागज देख के मैं बड़ा हैरत ज़्यादा रह जाता हूँ कि हमारे कागजों की क्या हालत है। अभी इन्होंने जो बोल दिया कि जन्म प्रमाण पत्र ही माना जाएगा, बेचारे परेशान है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि डील लिखते और हमको कहीं डिटेंशन सेंटर में डालते। किसी को भी नहीं डालेंगे, मत चिंता करो उसमें। हम उसकी बात करेंगे, हम बताएंगे कि किन के लिए जन्म प्रमाण पत्र जरूरी है और किन के लिए जरूरी नहीं है। और इंशाल्लाह इनके हम जल्दी इस बात कैंप लगाने वाले हैं, और कैंप लगा के सबसे पहला काम हम पेपरों को दुरुस्त करेंगे, उसके बाद हम हेल्थ कैंप लगाएंगे। तो पेपर कैसे दुरुस्त हो जाए इसकी जरूरत है। आप मान लो पेपर दुरुस्त हो गया और पेपर में एक लेडी का सही हो गया कि ये विडो है, क्या विडो की पेंशन नहीं मिलने लग जाएगी इसको? पेपर दुरुस्त हो जाएगा, पता लग जाएगा इकोनॉमिकली डिसेबल है या पिछड़ा है, तो उसको आर्थिक रूप से पिछड़े का प्रमाण पत्र मिल गया, उसको उसका फायदा नहीं मिलने लग जाएगा। अभी एक कौन सी आई है, कौन सी योजना है अभी उसकी? नहीं, संबल तो ही, संबल के तो कार्ड बना रहे हैं। अभी एक विश्वकर्मा योजना है, आप रजिस्ट्रेशन कराइए, वो स्किल डेवलपमेंट के काम कराएंगे, उसके बाद आपको मिल जाएगी। बहुत सारी स्कीमें ऐसी हैं जो हमको मालूम नहीं, इसलिए हम फायदे नहीं उठा सकते हैं। मेरे पास लिस्ट बना के रखी है मैंने, स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र की, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमों की। हम वो स्कीमों को उन कैंप में बताएंगे कि भाई देखो इसमें से तुम किस में आते हो और तुम उस कैंप में आके उसमें काम करो। तो इस तरीके का जब हम नज़्म बनाएंगे, हमारा डॉक्यूमेंट सही हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट सही होकर सारे कार्ड बन जाएंगे, फिर उसका फ़ायदा दिलाने लग जाएंगे, तो शायद बहुत सारा काम बिना किसी बोझ के ही आसान हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट इसमें ले जाएगा, आगे चलकर रोजगार हमारे को, ऊपर हमारी सोशल, एक लास्ट लीगल बचा हुआ। लीगल के लिए भी इंजीनियर डॉक्टर तो नहीं, मैंने बच्चे को लीगली एडवाइजर बना दिया, इसलिए बना दिया कि आने वाला टाइम शायद इसके लिए बहुत ज़रूरी होगा। आज हमको लीगल एडवाइजर की बहुत ज़रूरत है। मैं बार बार हर कौम के आदमी को बोलता हूँ, आज पूरा समाज से भी हमारे यहाँ आए हैं फखरुद्दीन भाई, मैं इनके पास बैठ के बातचीत करता रहा। नस्म देखो, अब छोटी सी कौम है, एक आदमी का कार्ड बना हुआ है। अभी जैसे ही रमजान लगेंगे सबके घर राशन पहुँच जाएगा महीने भर का, जो लोग कमाते नहीं उनका टिफिन पहुँच जाता है 8 दिन में। मैंने बोला 84 में दंगे हुए, दोबारा दंगे हुए क्या किसी को ऐसा नहीं हुई? क्या करना है, तुम तो देखो तुम क्या कर रहे हो और वो क्या कर रहा है। हम कहीं ना कहीं बैठे फिक्र पालें और फिक्र पाल के इस लाइन में काम करें। ये निजात का जरिया है, आखिरत में निजात का जरिया है। इसलिए से कोई फायदे से नहीं, फायदा तो पहुँचाने वाली अल्लाह की जात है। तो हमने लीगल एडवाइजर भी
सोसाइटी का नियुक्त कर रखा है। और हमने कहा है कि भाई आप मोहल्ला कमेटी बनाएंगे 5 लोगों की, और मोहल्ला कमेटी में जो भी परेशानी आती है मोहल्ले में जाओ, थाने मत जाओ, ताकि वो पैसा बच जाए, वकील का पैसा बच जाए। झगड़े करते हो, लीगल आके सलाह ले लो। कोई भी व्हाट्सएप पे आपको कोई ऐसी खबर डालता है जो आपको बुरी लगती है, वो आपके धर्म के खिलाफ हो या जाति के खिलाफ हो, झगड़ा मत करो, पत्थर मत फेंको, आप लाके हमको दो, इंशाल्लाह हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई लड़ने के लिए बहुत भीड़ भाड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। हमारे पास बहुत जुजारी लोग बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बुलाए, देखो मेरे फराज भाई भी बैठे हुए हैं, हम देखते हैं कि बहुत ताकत के साथ हो जाके अपनी बात करते। ऐसा नहीं है कि इस कौम में काम करने वाले लोग नहीं, अल्लाह ने मुसलमानों को स्किल्ड पैदा किया है। जब वो हॉकी खेलता है तो शाहिद बन जाता है, क्रिकेट खेलता है तो अज़हरुद्दीन बन जाता है, और वो मिसाइल में जाता है तो एपीजे कलाम बन जाता है। तो ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई कमी है किसी बात की, बशर्ते उसको तराशने वाले लोग मिल जाए, बशर्ते उसको एक ऐसा फील्ड मिल जाए, उसको ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए, ऐसा जगह मिल जाए, ऐसे लोग मिल जाए जो हथेली पे लगा दे। हमने अज़्म किया है कि कोई भी बच्चे अगर बड़ा लॉन्च करना चाहेंगे, हमारी सोसाइटी तन मन धन से उनकी मदद करेगी। तो ये वाली चीज़ों को लेके एक फिक्र रखी हमने, और इस फिक्र को क्योंकि हमारे को आता नहीं, हमने पहली बोले स्कूल नहीं चलाते आती थी, 8 साल में हमने चलाना सीख गए। इस काम को आज पहली बार रखना है, इस नियत के साथ रख रहे हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बोला कि आवाज़ लगाओ, काबा बनाने के लिए आ जाएंगे। उन्होंने बोला यहाँ कौन आएगा? बोले तुम्हारा काम है आवाज़ लगाना, मेरा काम है लोग भेजने का। आज तक लोग जा रहे हैं वहाँ जिन्होंने लब्बैक बोले थे। तो आज जितने लोग बैठे हैं ये इसकी बुनियादी हिस्सा बन गए हैं। ये काम जब तक चलेगा, और इंशाल्लाह जरूर चलेगा, और 2 साल में जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे इसको। और आप सब जितने लोग हैं ये मान के चलो इसके फाउंडर बन जाएंगे, और इसके निजात के में जितने लोग आए हैं वो सब हिस्सेदारी बन जाएंगे। क्योंकि आपने ये ऐसी चीज़ों में आने के लिए बड़ा कलेजा लगता है। असल बात, बहुत सारे मसले आते हैं, लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं, लेकिन मैं एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ जो लोग यहाँ हैं, अल्लाह उनकी उम्र में इल्म में बरकत दे, और हर तरीके से काम में उनसे काम भी ले ले, और निजात का जरिया भी बना दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।